गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और ये जो पेपर देख रहे हैं ना, ये 28 फरवरी लिखा हुआ है। तो ये 28 फरवरी का नहीं है, ये 1 मार्च का है। जो मैंने कुछ तकनीकी कमियों के कारण जो है ना अपलोड नहीं हो पाया वीडियो। मैंने पीडीएफ तो बना दिया और उसको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दिया, लेकिन जब मैंने साउंड वगैरह देखा क्वालिटी उसके बहुत ख़राब आ गए। कुछ यहाँ पे सेटिंग में प्रॉब्लम आ गया था, तो उसको फिर अपनी टीम के द्वारा उसको ठीक करवा लिए। तो मैं इसको फिर से रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं जो देखते हैं हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, उनको दिक्कत ना हो। ओके। तो देखिए यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट जो विचारक होते हैं, जो संगठनों के द्वारा दिए जाते हैं, उसको जो है हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे। जो महत्वपूर्ण कोटेशन होता है आप आंसर राइटिंग में यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए भूखमरी को लेकर प्रश्न आ गया, फूड सिक्योरिटी को लेकर अगर अगर आ गया, गरीबी को लेकर प्रश्न आ जाता है, तो आप महात्मा गांधी जी का, मदर टेरेसा का ये वाला यूज करेंगे। आप देखिए कैसे, जब तक भारत में अंतिम व्यक्ति भूख से मुक्त नहीं होगा, तब तक हमारी स्वतंत्रता क्या है, अधूरी है। महात्मा गांधी का कोटेशन है। आप भूखमरी वाला प्रश्न में आप इसका यूज करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे, यदि आप लोगों को भोजन नहीं दे सकते ना, तो उन्हें अच्छे शब्द भी मत दीजिए। मदर टेरेसा के द्वारा दिया गया है। ये भी आप गरीबी वाला टॉपिक में यूज कर देंगे, क्वेश्चन जब भी आएगा तो। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्वामीनाथन, ये जो है ना काफी न्यूज में चल रहे थे, अभी अभी भी चल रहे हैं एमएसपी को लेकर। क्योंकि एमएसपी को कानूनी गारंटी के लिए ये जो है ना एक आयोग बना था, स्वामीनाथन आयोग। और इन्होंने सिफारिश किया था कि आप उसको जो है ना गारंटी दे दीजिए, कानूनी गारंटी। तो खाद्य सुरक्षा एक मौलिक अधिकार है, ना कि कोई दया और ना तो अनुदान। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब जब पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन को लेकर आ गया, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आ गया, जल प्रदूषण को लेकर आ गया, वायु प्रदूषण को लेकर आ जाता है, तो महात्मा गांधी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन है जिसको आप यूज करेंगे। जैसे कि सादगी में जीना ही प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का सबसे अच्छा तरीका है। कहने का मतलब हो गया कि आप प्राकृतिक में सीधे तरीके से सादगी जीवन व्यतीत करते हैं ना, तो पर्यावरण के लिए अच्छा है। आप रेफ्रिजरेटर का यूज नहीं कर रहे, आप एसी का यूज नहीं कर रहे हैं, आप वाहनों का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा तामझाम वाला चीज नहीं करें जिससे कि हमारे जो है ना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। यदि हम धरती माता का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य खतरे में चला जाएगा। मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि क्या है, सेवक है। आप नेचर का सेवक है। आप मालिक बनिएगा, दिक्कत करेगा। आप जिस बदलाव को दुनिया में देखना चाहते हैं ना, खुद में लेकर आए। ये गांधी जी का महत्वपूर्ण कोटेशन है। और टॉपर का कॉपी आप देखिएगा ना, बहुत सारे नेट पे अवेलेबल होते हैं, तो उसमें देखिएगा ये सब कोटेशन का बहुत यूज करता है वो लोग। पृथ्वी हर किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए सक्षम है, या संसाधन है हमारे पृथ्वी के पास, लेकिन लालच को फुलफिल करने का क्षमता नहीं है हमारे धरती पे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण कोटेशन है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सीधा पॉइंट पे। 1 मार्च का पेपर है, और उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं सीधा पॉइंट पे आऊंगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ना 2 महिला जो न्यायिक ऑफिसर थी, जुडिशियल ऑफिसर थी, तो हाई कोर्ट ने क्या कर दिया था, इन महिला अधिकारी को बर्खास्त कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो इनको फिर से बहाल कर दिया गया है, क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पे टिप्पणी किया गया था या फैसला लिया गया था, वो अवैध था। ठीक, चलिए, यहाँ से मतलब नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछते हैं। क्वेश्चन पूछा कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस है ना अभी 34, ये डिसाइड कौन करता है। यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ लिया, यूपीपीसीएस में पूछ लिया, एमपीपीसीएस में पूछ लिया। कौन करता है इसको, ये करता है सांसद, संसद करते हैं हमारे। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा वाला। ठीक, हाईकोर्ट का केस में कौन करता है, मान ली हाईकोर्ट में जो जजों की जो संख्या है, इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका करते हैं राष्ट्रपति। यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ लिया, 69th बीपीएससी में। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पूछ लेता है कि जो जजों का नाम सिफारिश करने वाला जो संस्था है कौन है, कॉलेजियम सिस्टम। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और 4 अन्य जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। सपोज कीजिए भारत में 360 लागू हो गया, ये क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में प्रोविजन है हमारे संविधान में, है ना। हालांकि हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, इस कारण से आपके सामने डिस्कस कर दे रहे हैं। 360 अगर मान लीजिए लागू हो जाता है भविष्य में, ठीक है, तो राष्ट्रपति जी को छोड़कर बाकी जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे हाईकोर्ट के जज क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों ना हो, सबके सैलरी कट होंगे। यही बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया स्टूडेंट बना के। तो आप समझ रहे ना कैसे पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने ना सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि देखिए जो भी एड्स पीड़ित हैं, उनको दवा दवा को लेकर, उनको मेडिसिन को लेकर दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक,
यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि HIV जो एड्स होता है, ठीक है, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART टेस्ट बोलते हैं इसको। तो एक तरफ रोग का नाम दे देगा, दूसरा तरफ टेस्ट का नाम दे देगा, बोलेगा मैच करके बताइए। तो एड्स वाला में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यूज होता है, याद रखेंगे। और एड्स जो है ना वायरस के कारण होता है, ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। ये है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। अब ये जो है ना 15-20 दिनों से न्यूज में पूरा आ रहे हैं। एक तो भाषा को लेकर इनको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कि ये जो है ना नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है हमारा 2020 वाला, उसमें थर्ड लैंग्वेज जो मॉडल है ना उसको अडॉप्ट करने का बात किया गया। ये बोलते हैं कि ना हम थर्ड वाला नहीं करेंगे, हम सेकेंड लैंग्वेज वाला करेंगे। मतलब एक तो मेरा तमिल रहेगा, इसमें सबको एजुकेट करेंगे, और दूसरा जो अन्य राज्यों के साथ जो संपर्क करते हैं ना, जो भाषा होना चाहिए ना, वो अंग्रेजी होगा मेरा, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि हम हिंदी को जो है ना नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हिंदी आप लोग जबरदस्ती हम पे थोप रहे हैं। देखिए भाषा किसी पे थोपा नहीं जाता है, और हर नागरिक का अधिकार है कि अपने मनचाहा भाषा को अडॉप्ट करे। मान लीजिए कल के दिन मुझे तमिल सीखने का मन करेगा, तो कोई मुझे रोक लेगा क्या? नहीं ना, मुझे सीखना होगा, तमिल में जो इंटरेस्ट होगा तो। और हमारी जो भाषा है ना, जो भारतीय लैंग्वेज है ना, काफी मीठा भाषा है, और जब भी मौका मिले सारा लैंग्वेज सीखिए। मैंने तो अभी दो तीन तीन चार लैंग्वेज पे काम किया है, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो रीजनल लैंग्वेज हो गया, जैसे हमारा नागपुरी वगैरह होता है, भोजपुरी वगैरह होता है, तो ये सब मुझे सीखने में बहुत मजा आता है, मैं सीखता भी हूँ, ठीक है। और ये सब हमारा मदर लैंग्वेज में आता है। फिर बात करेंगे यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे परिसीमन आयोग करके भी एक क्वेश्चन आ जाता है। परिसीमन आयोग बहुत न्यूज में चल रहा है। इनको डर है ना कि अभी जब सेंसस होगा होगा ना अभी, और उसके बाद फिर परिसीमन आयोग का गठन होगा, तो उसके बाद जो लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटें होती है ना, और राज्य को अनुपात के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, तो हमारा संख्या घट जाएगा, हमारा सीट घट जाएगा। तो यहाँ पे केंद्र ने आश्वस्त किया कि आपका सीट को घटने नहीं दिया जाएगा, जो है वही रहेगा, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे। इनको प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये जो है ना पॉपुलेशन कंट्रोल करने का जो कार्यक्रम था ना, उसको सही तरीके से लागू किए, और इनका पॉपुलेशन जो है ना साउथ में घटा है, कंट्रोल किया है इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे परिसीमन का जो मापदंड है, आप सिर्फ जनसंख्या को फोकस ना करें, आप और भी मापदंड को यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेंस में यही पूछता है कि केंद्र राज्य के बीच में जो विवाद वाला एरिया है, जो टॉपिक है, आप बताइए, मुद्दे बताइए। तो पहला आप भाषा के बारे में बात कीजिएगा, वित्त आयोग के बारे में बात कीजिएगा, फिर आप गवर्नर को लेकर बात कर दीजिएगा। बहुत विवाद देखने को मिलता है, गवर्नर को लेकर हो गया। फिर आप देखोगे कि जो FD, क्या नाम है, CBI, ED, केंद्रीय सेना, इनके कारण भी जो है विवाद देखने को मिलता है। ममता बनर्जी तो बोलती है कि आप ED और जो है CBI का यूज करते हैं हमारे खिलाफ। आपने देखा ना न्यूज कितना वायरल होते रहता है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, देखिए UNCC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है ना, भारत, अब मतलब दो कारणों से न्यूज में रहता है। एक तो भारत चाहता है कि इसमें रिफॉर्म हो, जो 15 को जो परमानेंट मेंबर है ना, 10 को, 5 को परमानेंट मेंबर और 10 को जो टेम्पोररी वाला, तो उसकी संख्या बढ़ाया जाए, ठीक। दूसरा क्या है, भारत को भी परमानेंट मेंबर बनाना है। इसका रिफॉर्म मतलब इसका सुधार का मांग कर रहा भारत। तो भारत को क्यों मिलना चाहिए, इसके के पीछे क्या तर्क है? तो भारत जो है ना पूरी दुनिया में नंबर 1 पॉपुलेशन है, सबसे अधिक पॉपुलेशन है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जो शांति सेना होता है यूएनओ का, भारत पार्टिसिपेट करता है, सबसे ज्यादा सैनिक का योगदान भारत ही देता है, ठीक है। और भारत जो है ना वसुधैव कुटुंबकम, जो वैश्विक जो व्यवस्था है नियम आधारित, उसको फॉलो करता है। भारत संवाद को जो यहाँ पर प्राथमिकता देता है। भारत अपने पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध बना के रखता है, अन्य देशों के साथ अपने जो है रिश्ते को संतुलन करके रखता है। तो बहुत से कारण हैं जो भारत को मिलना चाहिए, ये हो गया। साथ ही आप इसको याद रखिएगा, पी हरीश, ये कौन है? पी हरीश तो भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं यूएनओ में, ठीक। देखिए यूएनओ को रिफॉर्म क्यों करना चाहिए, ये 1945 में संस्था बना है, और उस समय का जो वैश्विक परिदृश्य था कुछ अलग था। आज का आप देख लीजिए, यहाँ का जो समीकरण है, जैसे आप रसिया यूक्रेन का वार देख लीजिए, इसराइल फिलिस्तीन का वार देख लीजिए, आप ईरान और अमेरिका का विवाद देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे जो है अब वैश्विक जो इक्वेशन है, जो वो काफी चेंजेस आ रहे हैं। तो यूनो में भी तो रिफॉर्म होना चाहिए ना। आप देखोगे कि यूनो का में जो प्रेजेंटेशन है ना, एशिया से है ही नहीं। भारत का बताइए 144 करोड़ का आबादी है,
अब भारत ही मेंबर नहीं है, परमानेंट मेंबर। तो ये क्या सही है? नहीं ना है। तभी तो भारत जो है ना मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत ग्लोबल साउथ को यहाँ पे मजबूत कर रहा है। भारत ब्रिक्स को G20 में अपने जो है प्रोफाइलिंग को बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत सक्षम है विश्व गुरु बनने के लिए, 2047 में डेवलप कंट्री बनने के लिए, है ना? तो ये सब चीजों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करें मणिपुर को लेकर। देखिए मणिपुर को लेकर क्वेश्चन आना जो है ना तय है। मणिपुर में देख लीजिएगा कुकी और मैताई जो ट्राइब हैं न्यूज में रहते हैं। दूसरा कि वहाँ पे जो नेशनल पार्क है केमलाओ जॉब करके, है ना, वो भी याद रखिएगा। मणिपुर किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है वो याद रखिएगा। मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है 356, ये भी याद रखिएगा। जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया ना, या किसी भी राज्य में लगता है ना, तो गवर्नर को पावर मिलता है वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक, सारा गवर्नर करेंगे काम। क्लियर है? तो मणिपुर न्यूज में क्यों है? जातीय हिंसा को लेकर, क्योंकि वहां पे मैतई को एसटी का दर्जा देने को लेकर ना कुकी में नाराजगी था, और यही नाराजगी जो है ना जातीय हिंसा का रूप ले लिया। अभी आप देखोगे ना तो 2 साल से वहां पे चल रहा है प्रॉब्लम। फिर वहां पे कितने लोग घायल हो गए, कितने लोग मर गए, विस्थापित हो गए। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। अब बात करेंगे इकोनॉमिक्स का। देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ कुछ डाटा को याद रखिएगा। हम लोग बात करें यहाँ पे तो 2025-26 का जो बजट है ना, उसमें गेहूं खरीदने का जो है ना प्रावधान 3.1 करोड़ किया गया है, करोड़ टन। ये देखिए। दूसरा क्या है, जो मोटे अनाज है ना 16 लाख टन यहाँ पे खरीदा जाएगा, और चावल 70 लाख टन खरीदा जाएगा। ठीक है। कृषि आय को बढ़ाने के लिए सरकार चाहती है कि फसलों का यहाँ पे विविधीकरण हो, और जो फसल है उसमें पोषण स्तर को बढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव देखने को मिलेगा इस बार रबी फसल को, खासकर गेहूं में। फिर यहाँ पे सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, एमएसपी को लेकर प्रयास कर रही है, फिर पीएम किसान योजना को लेकर बात कर रही है, एफपीओ के बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे एफपीओ को लेकर। देखिए सरकार जो है ना किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए, इनकम में सुधार करने के लिए, प्रोडक्शन में सुधार करने के लिए, निर्यात में सुधार करने के लिए आप एफपीओ का जिक्र कीजिएगा। ये क्या होता है, किसान उत्पादक संघ है, मतलब एक ग्रुप बना दिया जाता है किसान का, और वो मार्केटिंग करेंगे, अपना प्रोडक्शन करेंगे, और उसको जो है ना निर्यात के लायक जो स्टैंडर्ड होता है उसके लायक बना के उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो एफपीओ काफी योगदान दे रहा है। 10,000 का लक्ष्य था, जो कि 2020 में डिसाइड किया गया था कि 10,000 हम लोग बनाएंगे एफपीओ, वो बना दिया गया है। अंतिम जो 1000वां बना ना, 10,000वां, वो बिहार का खगड़िया में बना। कहीं पे लिखा हुआ था, हमने टिक करके रखा है, देखिए यहाँ पे बिहार के खगड़िया। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे। फिर आते हैं मखाना बोर्ड को लेकर। यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है, जो भी बीपीएससी का मेंस दे रहे हैं ना उनके लिए मखाना बोर्ड बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। कम से कम 10-12 पॉइंट रख लीजिएगा याद, नेट से कहीं से भी मिले, मैगजीन से मिले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछना तय है। तो आपको बता दें यहाँ पे बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। क्यों? क्योंकि जो मखाना का जो प्रोडक्शन है ना पूरे भारत का 90% बिहार करता है। अब इसको ग्लोबल प्रोडक्ट बनाना है तो मार्केटिंग करना होगा ना, इसको उसमें क्वालिटी जो इम्प्रूव करने होंगे ना, तो मखाना बोर्ड चाहिए ना हमें, इसलिए इसको बनाया गया। क्योंकि मखाना बोर्ड में अगर मखाना हमारा जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, तो हमको क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा, भारत फिर बिहार में रोजगार जनरेट होगा, तो भारत में भी रोजगार जनरेट होगा। फिर बिहार जो है ना इंडस्ट्री बनेगा, वहां पे मखाना इंडस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। पर्यटन के हिसाब से बहुत लोग जो शोधकर्ता होंगे वो बिहार में आएंगे, पर्यटन भी आएंगे, तो बिहार का रेवेन्यू बढ़ेगा। जो लोकल वहां पे मार्केट है, इकोनॉमी है, वो बूस्ट होगा हमारा। बिहार में मधुबनी वाला जिला याद रखिएगा, वहां पे आपका मखाना के लिए फेमस है। फिर यहाँ पे बात करेंगे राजकोषीय घाटा, उसके बारे में आर्टिकल दिखा गया है। पीटी में क्या पूछ लेता है कि राजकोषीय घाटा से आप क्या समझते हैं, तो जो सरकार होती है ना वो कितना उधार मार्केट से लेके रखा है उसके बारे में हमको जानकारी राजकोषीय घाटा से मिलता है। अगर हम लोग बात करें इस बार बजट में ना 4.8 जीडीपी रखा गया है राजकोषीय घाटा, डेटा डेटा याद रखिएगा। फिर पूछते हैं हम लोग देश की विदेश मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। बीपीएससी का क्वेश्चन देख लीजिए, यूपी पीसीएस का देख लीजिए, बहुत क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से आपको। अभी वर्तमान में हमारा 640 अरब डॉलर है। ठीक है, तो इसमें 4 मध्य शामिल होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो गोल्ड रहेगा इसमें, आईएमएफ के पास जो रिजर्व है हमारा वो, एसडीआर और एफसीए, फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी एसेट में हमारा डॉलर, युआन, पाउंड, ये सारे कुछ इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे एससी आयोग, शेड्यूल कास्ट आयोग, क्या ये संवैधानिक संस्था है? तो जी हाँ, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन पूछता है। नेशनल जो वीमेन कमीशन है वो संवैधानिक है? बिल्कुल नहीं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, क्या वो संवैधानिक है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा ही जो है ना, संस्था का नाम दे देगा और बोलेगा क्या ये संवैधानिक है या नहीं है। फिर बात करेंगे यहाँ पे हमें जो भविष्य में जो युद्ध देखने को मिलेगा ना, वो हथियार में युद्ध हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। वो दिखेगा हमको डेटा को लेकर, वो देखने को मिलेगा हमें टेक्नोलॉजी को लेकर। तो भारत जो है ना, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा विश्लेषण में और सुपर कंप्यूटिंग में काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। हमारे जो फोर्स है उनको जो है अत्याधुनिक जो तकनीक है उससे यहाँ पे अवगत कराया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि भारत वर्तमान और भविष्य में जो चुनौतियां आएगी उससे निपटने में भारत सक्षम रहे। क्योंकि 2047 का जो भारत होगा ना, पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि जो विकसित भारत का चर्चा हो रहा है, तो भारत का समाज कैसा होगा विकसित में? तो हमारा समाज जो है सभ्य होगा, हमारा जो समाज होगा वो परिवहन के प्रति जागरूक होगा, हमारा जो समाज होगा समावेशी समाज होगा, महिलाएं जो है यहाँ पे अग्रणी भूमिका होगा, महिलाओं की स्थिति जो है ना काफी अच्छी होगी। आप सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो वैश्विक रैंकिंग है भारत का उसमें योगदान होगा। जो मार्केट है भारत का वो ग्लोबल मार्केट होगा और हर क्षेत्रों में अग्रणी होगा। तो ये सब फ्यूचर देखने को मिलेगा। तो नागरिक में क्या देखने को मिलेगा जब डेवलप होगा? नागरिक को एक अच्छा वातावरण मिलेगा, नागरिक सब होंगे, पूरे पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, ठीक है, और इनका जो बिहेवियर होगा वो एक सभ्य समाज की तरह होगा। तो ये सब चीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो भारत और ईयू, यूरोपियन यूनियन, कितने मेंबर है इसमें? 27 मेंबर है। याद रखिएगा, पहले 28 हुआ करता था, ब्रिटेन अलग हो गया। तो देखिए, कॉलेज ऑफ कमिश्नर, ये जो टर्म है ना, न्यूज में आ रहा, पूछेगा, बोलेगा कि कॉलेज ऑफ कमिश्नर शब्द चर्चा में रहा, क्या है? तो यूरोपियन यूनियन का जो प्रतिनिधि लोग है ना, उसी का ग्रुप को कॉलेज ऑफ कमिश्नर कहा गया है। और भारत और यूरोपीय यूनियन जो है ना, किन देशों, किन सब्जेक्ट में जो मिलकर काम करेंगे? यहाँ पे आप देख रहे हो ना, व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश, नवाचार, हरित विकास, ये तमाम क्षेत्रों में अच्छे से काम करेगा। भारत जो है ना, ईयू से क्या मंगाता है? शराब मंगाता है, कार मंगाता है और कृषि उत्पाद मंगाता है, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे फरारी हो गया। फरारी कहाँ का कंपनी है? इटली का। आप मर्सिडीज को देख लीजिए, ऑडी देख लीजिए, मर्सिडीज हो गया, ऑडी हो गया, और बीएमडब्ल्यू, ये कहाँ का है? जर्मनी का है। अमेरिका का कौन सा हो गया? फोर्ड वाला हो गया, है ना। फिर आप हुंडई देख लीजिए, ये कहाँ का हो गया? ये हुंडई हो गया आपका साउथ कोरिया। किया कहाँ का हो गया? साउथ कोरिया। होंडा, और एक और है आपका होंडा, और होंडा कहाँ का है? जापान का है। टोयोटा कहाँ का है? जापान का है। तो ये सब जो कारें हैं ना, इंपोर्टेड कार है। और अपना इंडिया वाला कार कौन कौन सा है? टाटा का जगुआर, टाटा का टाटा, महिंद्रा, ये सब क्या है? भारतीय कंपनी है। ओके। तो जितने भी वेस्टर्न कंट्री है ना, वो भारत पे आरोप लगाता है ना कि बहुत ज्यादा टैरिफ लेता है भारत, ठीक है। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में विवादित मुद्दे भी हैं, जैसे कि कार्बन टैक्स को लेकर। ये लोग भी जो है भारतीय प्रोडक्ट पे कार्बन टैक्स लगा देते हैं। तो ये तमाम पहलू पे हमें ध्यान रखना होगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, हाँ, यूरोपीय संघ के बीच में जो है ना, जो विवादित मुद्दे हैं, जैसे कि आप देखोगे भारत क्या इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है? तो फार्मास्यूटिकल में जो मेडिसिन वगैरह होता है वो करता है, दवा करता है, रसायन करता है, ओके। और विवादित मुद्दा है कार्बन टैक्स को लेकर। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। देखिए, अभी आपने देखा होगा, ऐड देखा होगा ब्लिंकिट में, है ना, कुछ भी मंगाना आपको 10 मिनट के अंतर्गत या 15 मिनट के अंतर्गत जो है ना डिलीवरी हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं ना, इनको, इनका मेहनत होता है इसके पीछे। कंपनियां तो लॉन्च कर देती है अपने प्रोडक्ट को, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना इनके कंधे पे होता है, जो हमारे गीग वर्कर हैं। आप देखोगे ना, गीग वर्कर जो होते हैं, इनके सामने क्या चैलेंज है? ना तो इनको सोशल सिक्योरिटी मिलता है, ना तो इनको इंश्योरेंस मिलता है, ना तो अच्छा इनको जो है वो वित्तीय सहायता मिलता है। फिर भी ये लगे हुए हैं कंपनी को बूस्ट करने में। आप देखोगे ना, पूरे दिन भर में ये 15 से 20 हजार रुपए कमाते हैं, लेकिन ये जान अपने को जोखिम में डालते हैं। ये 15 मिनट का जो डिलीवरी कॉन्सेप्ट है ब्लिंकिट वाला, आप देखे होगे, तो महानगरों में देखिए कितना ट्रैफिक होता है ना। उन ट्रैफिकों में जूझ रहे हैं। अभी गर्मी के दिन में कितना टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, 40 प्लस टेम्परेचर रहेगा, उसमें वो लोग डिलीवरी करेंगे। वो तो इनका हेल्थ को कौन ध्यान रखेगा? कोई ध्यान नहीं रख रहा है। अभी बारिश होगा, आप देखो ना कितना भींग भींग के लोग अपने प्रोडक्ट को डिलीवरी करते हैं। तो इसी को लेकर पूरा आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट ऊपर यहाँ पे, हाँ, गीग वर्कर किसको बोलते हैं? जैसे आप जोमेटो देख लीजिए, स्विगी देख लीजिए, है ना, काम के बदले जो पैसा मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कि जोमेटो को बोला गया है कि जाओ ये पार्सल को आप डिलीवरी कर दो,
और इसके एवज में आपको जो है ना 100 रुपये दिया जाएगा। तो इसने जो है प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया, 100 रुपये मिल गया। तो एक काम के बदले इसको मिल गया पैसा, बस इतने ही तक है। जितना काम किया उसको उतना पैसा मिला। 10 प्रोडक्ट करता तो 1000 रुपये होता है इसका, ठीक है। तो ऐसे करके जो है इसको गुई वर्कर कहा जाता है। प्रॉब्लम क्या है, इनको ना तो इंश्योरेंस का सुविधा मिलता है, ना तो सोशल सिक्योरिटी मिलता है कुछ, ना तो अच्छा खासा इनकम मिलता है। पूरा मेहनत कर भी लेंगे ना तो ये कुछ ज्यादा सेविंग नहीं कर पाते, क्योंकि 1 करोड़ अभी भी जो है ना इसमें पॉपुलेशन इन्वॉल्व है गिग वर्कर में। तमिलनाडु वाला आपको पता है ना, भाषा विवाद को लेकर चल रहा है, गवर्नर को लेकर विवाद चलता है केंद्र राज्य में, वित्त को लेकर चलता है, जो डोनेशन होता है उसको लेकर चलता है यहाँ पे। उसके बाद है व्यापार युद्ध, ट्रेड वार क्या होता है, जैसे एक देश ने दूसरे देश के प्रोडक्ट पे क्या कर दिया, टैरिफ बढ़ा दिया। मान लीजिए अमेरिका ने चाइना प्रोडक्ट पे जो है ना टैरिफ बढ़ा दिया 25%, तो जो पहले 100 रुपया था अब 125 रुपया हो गया। अब चाइना ने भी बढ़ा दिया अमेरिका प्रोडक्ट में जो उसके यहाँ बिक रहा है। तो इसी को बोलते हैं ट्रेड वार, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कि भारत को 2047 तक डेवलप बनना है ना, तो मिनिमम 7.8% का हमको वृद्धि ग्रोथ चाहिए। वर्तमान में कितना है, 6.4 है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है, भारत को जो है ना तमाम क्षेत्रों पे काम करना होगा। अब लोग बात करते हैं बुनियादी उद्योग। जैसे कि देश में 8 बुनियादी उद्योग है, जैसे कि आपने देखा होगा कोयला, स्टील, बिजली, ये सब ना बेसिक है हमारा। 42% कंट्रीब्यूशन है पूरे इंडस्ट्री में बेसिक उद्योग, इसको भी ध्यान रखिएगा। गोल्डन क्रिश्चियन ट्रायंगल पे बात कर चुके हैं, क्या है। कोल माइंस में आप याद रखिएगा, रानीगंज वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद हम लोग अनाईमुड्डी लोकेशन याद रखिएगा, साउथ में है। उसके बाद हम लोग कोची पोर्ट और चेन्नई पोर्ट के बारे में भी बात कर लिए हैं। ये जस्कर रेंज क्या है, मेहर हिल्स क्या है, नागा हिल्स क्या है, सबका लोकेशन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं। मणिपुर न्यूज में चल रहा है, और अभी आपका अरुणाचल प्रदेश में न्यूज में चल रहा है, ठीक है। नागालैंड भी चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये तमाम फैक्ट। और ठीक है, तो फिर मिलते हैं। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ जो है आपको मिल जाए, तो लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। और अपना फीडबैक दीजिएगा, बस देख के, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं तभी मैं रिफॉर्म करता हूँ। जैसे हमारे व्यूअर ने ही बताया था कुछ दिन पहले कि साउंड का क्वालिटी जो है खराब आ रहा था, और सच में बहुत खराब आ रहा था। फिर उसको वीडियो को हमने प्राइवेट कर दिया, अब जाके जो है थोड़ा सा मुझे आवाज थोड़ा ठीक लग रहा है, दो सुनने लायक है। तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि इसमें हम इम्प्रूव कर सके। धन्यवाद।